प्रीति अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर आज ही विलायत से लौटी थी। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वो अपने बंगले की खिड़की पर अपने बंगले के आसपास के दृश्य का मजा ले रही थी कि तभी उसकी नज़र घर के सामने खड़ी दो लड़कियों की ओर गई। वो दोनों उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। प्रीति बड़ी हैरान थी कि वो तो आज लगभग पहली बार अपने इस बंगले पर आई है, तो ये दोनों आखिर कौन है। पर उन दोनों के बारे में एक अजीब सी बात प्रीति को हैरान और परेशान कर रही थी। वो अजीब सी बात ये थी कि इन दोनों लड़कियों के सर आपस में जुड़े हुए थे। प्रीति को लगा कि सफ़र की थकान कुछ ज़्यादा ही उसके दिमाग पर चढ़ गई है और थोड़ा फ्रेश होने के लिए वो नहाने चली गई। कुछ आधे घंटे के बाद ही प्रीति नहा धोकर अपने कमरे में आकर बैठ गई और कुछ देर आराम करने को, आंखें मूंदने को ही थी कि तभी उसे लगा कि सामने बिस्तर पर रखी सफ़ेद चादर हवा में तैर रही है। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस चादर की तह खोलकर उसे सर से पांव तक पहन लिया है और कमरे में टहल रहा है। ध्यान से देखा तो कोई एक नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दो लोग हैं। प्रीति हैरान थी। वह विलायत से पढ़कर आई थी, तो वो भूत प्रेत जैसी दकियानुसी बातों को नहीं मानती थी, पर जो आंखों से दिख रहा था उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता था। तभी उसे सीढ़ी से किसी के ऊपर आने की आहट सुनाई दी। ये कोई और नहीं, उसकी माँ रेवती ही थी। प्रीति अपनी माँ रेवती यानी उस रियासत के राज परिवार की दूसरी बहू, अपनी पहली पत्नी रजनी की अचानक हुई मौत के बाद शादी कर ली थी। इनकी इकलौती बेटी थी प्रीति। प्रीति सिर्फ 3-4 साल की रही होगी जब उसकी माँ रेवती ने उसे देश के बाहर अपने एक रिश्तेदार के पास रहने और पढ़ने भेज दिया था। ऊपर आते ही प्रीति ने देखा कि उसकी माँ बुरी तरह से घबराई हुई है। इससे पहले कि प्रीति कुछ पूछे, उसकी माँ बोली, चल बेटा जल्दी से खाना खा ले, यहाँ सब 8 साढ़े 8 तक सो जाते हैं। पर माँ मुझे तो अभी अपना सामान अनपैक करना है और कुछ पढ़ना भी है। प्रीति ने जवाब दिया, बेटा तुझे जो करना है सुबह उठकर करना, जल्दी से नीचे खाना खाने चल। और ये कहते हुए रेवती प्रीति को लगभग खींचते हुए अपने साथ ले गई। प्रीति ने अपने माता पिता के साथ खाना खाया और सोने के लिए वापस ऊपर अपने कमरे में आने लगी तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हें नीचे ही सोना है। पर माँ मेरा कमरा तो ऊपर है, मैं ऊपर अपने बिस्तर पर सो जाऊंगी और आप चिंता मत कीजिए, 8:30 से पहले मैं पक्का सो जाऊंगी। उसकी ये बात सुन उसके पिता मनीष राज गंभीर हो उठे और बोले, नहीं बेटी तुम ऊपर नहीं सो सकती, आओ यहाँ हमारे पास आओ। और इसके साथ ही वो उसे अपने साथ नीचे अपने कमरे में ले आए। वहाँ जो प्रीति ने देखा उसे देख वो बुरी तरह से कांप गई। नीचे उन सबके सोने के लिए अलग अलग 3 कब्रें थी। उनमें से एक कब्र का दरवाज़ा खोल मनीष राज ने उसे नीचे कब्र में लगा बिस्तर दिखाया और बोले, तुम्हें यहाँ सोना होगा हमारे साथ। देखो हमारे बिस्तर भी यहीं है। इन कब्रों के दरवाज़ों में छोटे छोटे छेद हैं जिनसे तुम्हें सांसें लेने में दिक्कत नहीं होगी। आओ सब सो जाएं, रात बढ़ती जा रही है। प्रीति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। कोई जिंदा इंसान इस तरह से ज़मीन के नीचे कब्र में क्यों सोएगा। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ कई सवाल उभरे, पर शायद उनके जवाब जानने का समय नहीं था। उसकी माँ ने लगभग उसे ढकेलते हुए उसकी कब्र में उतार दिया और दरवाज़ा बंद कर उसके माता पिता दोनों अपनी अपनी कब्रों में सोने के लिए उतर गए। आखिर क्या था ज़मीन के नीचे बने इन कब्रनुमा बिस्तरों का राज। क्यों ये पूरा परिवार इन कब्रों में सोने के लिए मजबूर था। कुछ ही देर में प्रीति को लगा जैसे उसकी कब्र में चारों ओर से खून भरना शुरू हो गया हो। चारों ओर से रिस रिस कर बिस्तर में खून टपक रहा है और उसमें भरता जा रहा है। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ चुके हैं और वो चाह कर भी हिल नहीं पा रही है। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था। साथ ही साथ बाहर से आती चीखों की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। प्रीति को लगा जैसे एक पल में उसकी जान निकल जाएगी कि तभी एक झटके से उसकी आंख खुल गई और ये कुछ और नहीं बल्कि दिल दहला देने वाला एक भयानक सपना था। प्रीति ने सर से पैर तक खुद को छूकर देखा तो वो पसीने से तरबतर थी, पर खून का नामो निशान नहीं था। इतने में रेवती ने उसके कब्रनुमा बिस्तर का पल्ला खोला और उसे बाहर निकाला। घबराई हुई प्रीति रेवती के गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। क्या तुमने भी वही सपना देखा? रेवती ने प्रीति के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। हाँ माँ, पर आपको कैसे मालूम?
प्रीति ने हैरान होते हुए सवाल किया। इस रियासत में रहने वाला हर व्यक्ति हर रात अपने कब्र के बिस्तर पर लेटा एक ही सपना देखता है बेटी। पीछे से प्रीति के पिता मनीष राज की आवाज़ सुनाई दी। यही दर्द भरा सपना हमारी फूटी किस्मत बन चुका है। हम सब के सब इस खूनी सपने में कैदी बन चुके हैं और जीते जी हमारा इससे निजात पाना नामुमकिन है। मायूसी आवाज़ में अपनी बात खत्म कर मनीष वहाँ से चले गए। पूरी की पूरी रियासत का हर व्यक्ति पूरी रात एक ही सपना देखता था। उस कपा देने वाले डरावने सपने में सब के सब लोग रात भर अपने घरों की दीवारों से, कपड़ों से, अपने आसपास रखी हर चीज़ से खून रिश्ता देखते थे। सपना इतना गहरा हो जाता था कि कुछ लोगों की तो आंखों से भी खून रिसना शुरू हो जाता था, पर इस बारे में कोई किसी से बात नहीं करता था। डर की ये रिवायत उस रियासत में कई सालों से चल रही थी। इसके साथ ही उसकी माँ भी वहाँ से चली गई। शायद प्रीति के जहन में उबलते सवालों के जवाब उन दोनों के पास या तो थे नहीं या तो वो देना नहीं चाहते थे, और दोनों ही बातें प्रीति को परेशान कर रही थी। आखिर वो पूछती भी तो किससे। तभी किसी नौकर की आवाज़ आई। माताजी, नियाज आया है। रेवती ने उस नौकर को चुप कराते हुए कहा। धीरे धीरे बोलो, प्रीति आ गई है। उसे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम होना चाहिए, बस इतना ही मालूम हो कि वो हमारा खानसामा है। इतना कहकर उसने इशारे से नियाज को अंदर लाने को कहा, पर प्रीति ने छुपकर सारी बातें सुन लिया था। उसने चुपके से देखा तो काफ़ी देर नियाज और रेवती में कुछ बातें होती रहीं, जिनके बारे में इतनी दूर से कुछ भी अंदाज़ा लगा पाना नामुमकिन था। नियाज ने जब रसोई में काम शुरू कर दिया तो उसके बाद प्रीति ने अपनी माँ रेवती से पूछा कि ये कौन है, तो इस बारे में रेवती ने यही कहा कि नियाज मामू है। ये शादी के समय से ही हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे खाने पीने का सारा काम यही संभालते हैं। तुम्हें कुछ भी बनवाना हो तो बता देना। प्रीति काफ़ी देर तक यही सोचती रही कि इनकी ज़िंदगी में इतने अजीब और भयानक वाक़या पेश आ रहे हैं, फिर भी ये इतने नॉर्मल कैसे हैं। ये चीखें, ये कब्रों में सोना, ये खूनी सपने, ये सब तो जैसे इनके लिए साधारण सी बात लग रही है। आखिर इतनी भयानक ज़िंदगी होते हुए भी कोई ऐसे अनजानों सा बर्ताव कैसे कर सकता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर हो ना हो, इन सब के पीछे कोई गहरा राज जरूर है। प्रीति को उसके पिता की बात याद आई कि इस रियासत का हर व्यक्ति एक ही सपना देखता है, तो उसने दिन में अपने बंगले से निकलकर कई लोगों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पर एक औरत ने बड़े गुस्से में कहा, हमसे क्या पूछती हो, अपनी माँ से पूछ। उनके गुनाहों के जवाब हम बेगुनाहों के पास क्या होंगे। इससे पहले कि प्रीति अपनी माँ के बारे में गलत बात करने वाली औरत को कोई जवाब दे, इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। लगभग शाम के वक्त प्रीति घर पहुँची तो उसने देखा कि नियाज घर के पीछे की तरफ कहीं जा रहा है। प्रीति ने छुपते छुपाते उसका पीछा करने का फैसला किया और सधे कदमों से उसके पीछे पीछे चल पड़ी। बंगले के पिछले हिस्से में कोई रास्ता बंगले के नीचे की ओर जा रहा था। उसने देखा नियाज वहीं उतर गया। कुछ पल रुकने के बाद वो नियाज के पीछे पीछे वहीं उतर गई। लगभग 40-50 सीढ़ी उतरने के बाद उसने देखा कि उस अंधेरे तहखाने के कोने में एक कमरे से लालटेन की रोशनी आ रही थी। उसने पास जाकर देखा तो वहाँ 2 लड़कियाँ लेटी थी, जिनके सर आपस में जुड़े हुए थे। डर के मारे उसका खून जम गया। ये तो वही लड़कियाँ थी जो कल शाम को उसके घर के बाहर खड़ी उसे बुला रही थी। ये यहाँ तहखाने में बंद क्या कर रही हैं? उस तहखाने में उसके आगे उतरे नियाज का भी कोई नामो निशान नहीं था। उसने देखा कि सामने रखी लालटेन कुछ देर को बुझी और फिर खुद ब खुद ही जल पड़ी। तभी उसके सर पर किसी ने बहुत जोर से वार किया और वो बेहोश हो गई। जब प्रीति को हल्का सा होश आया तो वो अपने कमरे के बिस्तर में पड़ी थी और कोई आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, इसके पांव रोक कर रखे रानी साहिबा, वरना आज तक जो राज रखा है वो कब हवा हो जाएगा हमें मालूम भी नहीं चलेगा। वैसे ही रियासत में लोग उल्टी सीधी बातें करने से बाज नहीं आते। तुम्हारी ये विलायत से पढ़ी बेटी सारा भांडा फोड़ कर देगी। प्रीति को आधे होश में ऐसा लगा कि हो ना हो कोई उसकी माँ से ही बात कर रहा है। वो समझ गई कि कुछ तो है जो उसकी माँ उससे छुपा रही है। प्रीति इस डर के माहौल में बिल्कुल भी खुश नहीं रह पा रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर क्या फ़ायदा हुआ उसके वापस आने से। इससे तो वो 7 समंदर पार ही अच्छी थी। कम से कम उसके माँ बाप उसके दिल के करीब तो थे। यहाँ इतना लंबा सफ़र तय कर अपनी माँ का ऐसा रूप देख
इस घर में रहने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। इन सब से परेशान होकर उसने एक छोटा सा प्लान बनाया। उसे अभी ज़्यादा लोग यहाँ नहीं जानते थे। यहाँ तहखाने में दिन रात वो लालटेन जलती रहती थी। उस बंगले के नीचे की गुफा में कितना भी अंधेरा हो, पर कोई रूहानी ताकत ही थी जिसके रहते उस लालटेन की लौ खुद ब खुद बार बार जल उठती थी। उस लालटेन में तो सालों से किसी ने तेल भी नहीं डाला था। इसके साथ ही वहाँ रखी एक काली खोपड़ी का रंग खूनी लाल हो उठता और वो बुरी तरह से चीखना शुरू कर देती। लाल हो चुकी उस खोपड़ी से निकलती वो दिल दहला देने वाली चीखें दूर दूर तक सुनाई देती और दूर दूर तक बाहर घूमने वाले अपने अपने घरों में रात भर के लिए दफन हो जाते। कोई और चारा भी नहीं था। पूरी रियासत के हर घर में कब्रनुमा तहखाने थे। चीखें सुनते ही जिंदा शरीर खुद ही मुर्दे की तरह घर के फर्श के नीचे बनी अपनी अपनी कब्रों में जाकर लेट जाते और नींद उन्हें अपने पंजों में ऐसे जकड़ लेती जैसे जिंदगी को मौत ने